तो दोस्तों, आज फिर से हमारे चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। 2024 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। एग्ज़ाम देने से पहले इन्हें रीड करके जाएं, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। और मैं सिर्फ वन लाइनर पढ़ने का ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे समझाने एनालिसिस करूंगा तो यह बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और अब हमें सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं सिर्फ आपको पढ़ कर बताऊंगा और आने वाले आप भी आगे इसे रीड करके जाएंगे। तो फर्स्ट सवाल है, भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक राज किया। यानी 200 वर्षों का राज करने का मतलब हुआ कि जब से ये शासन किया तब तक रहा, उस समय तक भारत में इसे 200 वर्षों तक माना गया। दूसरा सवाल है, भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। यानी शासन भारत पर अंग्रेजों ने जब शासन किया था उससे पहले भारत सोने की चिड़िया थी। तीसरा सवाल है, अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया। तीसरा के बाद चौथा है, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश किसी देश पर अपना राजनीतिक और आर्थिक रूप से अधिकार जमा लेता है तो ऐसी व्यवस्था को उपनिवेशिक व्यवस्था कहलाता है। तो भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बनाया था। अगला है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। यानी अंग्रेजों ने भारत के लोगों को आपस में झगड़ाते थे, लड़ाते थे और अपना रोटी सेकते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इस व्यवस्था को फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया बताया है। आगे है, आजादी के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई। आजादी के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कमी आई, यानी कमी आने के बाद दूसरे सेक्टर का विकास हुआ। आगे है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस तरह का आपका सवाल बहुत ही वीवीआईएस सवाल है, आने वाले एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। यह सवाल को आप सब्जेक्टिव में भी एक दो लाइन आगे बढ़ा करके लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप कहिएगा कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार से कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, ये तीनों जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह किसी न किसी रूप में एग्जाम में हमेशा पूछता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए, यह औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है जिसको हम उद्योग भी कहते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, तो इसके लिए आप क्षमा करेंगे। औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई हमेशा पूछा जाता है कि सेवा को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हमेशा आएं। अर्थ का नियोजन आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थ का नियोजन क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। इसके अगले वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताए थे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो जब भारत को आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद अपना संविधान बना था। संविधान बनने के बाद भारत को विकसित करने के लिए एक आयोग बना था, जिस आयोग का नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था, जिसे संभवतः आगे अभी वर्तमान सरकार ने इसे हटा करके इस योजना का नाम नीति आयोग रख दिया। योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। योजना आयोग पहले पूछता था, अब आपको योजना आयोग ही बन गया है नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि आप जानते हैं कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो प्रथम अध्यक्ष ये होंगे। इसी प्रकार से भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 था। जब हमारी भारत को आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने अपने देश को विकास करने के लिए एक योजना लाया, और वह योजना 5 साल के लिए होती थी, जिसमें पूरे 5 साल तक आर्थिक योजना तैयार होता था कि हमें कौन से सेक्टर में कितना विकास करना है, और यह सेक्टर को उतनी विकसित की ओर ले जाते थे भारत सरकार। इसलिए इसका नाम पंचवर्षीय योजना रखा गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक था। इसी प्रकार से आगे 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। यह भी सवाल आपके लिए बहुत ही वीवीआई सवाल है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं।
वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान ले, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। यह जब हमारे लिए पत्र मुद्रा या मुद्रा का जब निर्माण नहीं हुआ था, तो पहले जमाने में लोग जो है वस्तु से वस्तु का लेन देन लेते थे और अपना काम चलाते थे। आज के समय में मुद्रा का चलन हो गया, जिसकी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो चुका है, नहीं के बराबर है। लेकिन आप जान लीजिए कि वस्तु से वस्तु का जब लेन देन होता है तो यह विनिमय प्रणाली कहलाता है। बस आगे है शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन कंप्यूटर है। आज हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का निर्माण होने से, कंप्यूटर का प्रयोग होने से शिक्षा जगत में बहुत सुधार आया है, बहुत शिक्षा आसान हो गया है। घर बैठे आज हम इंटरनेट के सहारे देश विदेश की जो भी सूचना है, किसी तरह का भी है व्यवस्था, तो हम उसको मिनटों सेकंडों में जान जाते हैं। इसलिए कहा गया है शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन कंप्यूटर है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक एवं बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। माने प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि संपन्नता। तो हमारे भारत के गोवा जो ऐसे राज्य हैं जहां व्यक्तियों प्रति व्यक्ति अधिक संपन्न है, और उसमें हमारा बिहार जो ऐसा राज्य है जहां अधिक गरीबी है, इसलिए यहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आगे बिहार में पटना जिले की आय सबसे अधिक है और शिवहर जिले की सबसे कम है। यह भी बात ध्यान रखेंगे। 2014 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 थी। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। यह ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है ना, तो यूएनडीपी करता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा, अगर हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय और देश की जनसंख्या से भाग लगाएंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। 2004 की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राष्ट्रीय आय सबसे पीछे है। यह इसलिए दिया गया कि आपकी यह बुक में दिया गया है, 2004 के बारे में लिखा गया है, हो सके आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, इसलिए हम इसे ऐड किए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उड़ीसा बीमारू राज्य कहलाता है। बीमारू राज्य का मतलब होता है जो सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से पीछे हो, तो वैसे राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता है। आगे सवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह देखिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कथन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो इसका जवाब आप लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। अर्थशास्त्री कुजनेट के अनुसार गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। यह सवाल भी आप याद रखेंगे कि झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड में खनिज संसाधन है एवं बिहार उर्वरक भूमि है। बिहार की अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बिहार का उत्तरी भाग बाढ़ से एवं दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोजन करने वाले को कुपोषित माना जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो हम लोग भोजन को लेते हैं ऊर्जा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, यानी जिस रूप में लेते हैं, जो उससे हमें एनर्जी ताकत मिलता है, उसका जो हम माप करते हैं वो कैलोरी में करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी क्यों चाहिए? 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए चाहिए 2400 कैलोरी कि गांव के लोग अधिक से अधिक काम करते हैं, शहर के लोग कम काम करते हैं, इसलिए उसे कम भी कैलोरी मिलेगा तो उसकी भरपाई हो जाएगी। आगे वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे कहलाते हैं, अगर आने जो उस तरह के व्यवस्था में है। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा या मनरेगा योजना लाया गया था। यह सवाल जानिए कि नरेगा की स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ, वही नरेगा आगे चल के मनरेगा के नाम से जाना गया, जिसमें मजदूरों को कम से कम 100 दिन तक काम दिया जाना था, यानी 1 वर्ष की बात थी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश विकसित कहलाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर। नरेगा का फुल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम है नरेगा का। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने का काम किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन्हें अवश्य रीड कर जाएं ताकि आप अच्छे एग्जाम में करके आएं। तो सबसे पहला सवाल इसका है सब्जेक्टिव का, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, अथवा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने के लिए प्रणाली। इसका मतलब हुआ कि आजीविका अर्जन करने की जो ये प्रणाली है, हम अर्थ समाज में, देश में, राष्ट्र में अपने जीवन को संचालित रूप से सही ढंग से संचालन करने के लिए हम कोई ना कोई अर्थ क्रिया करते हैं, यानी कोई ना कोई काम करते हैं। और जब हम उससे काम करते हैं तो उससे हमें पारिश्रमिक के रूप में जो मजदूरी मिलती है, वही सारी क्रियाओं के योग को ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो आपने शुरू में ही देखा कि अर्थव्यवस्था
समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है अथवा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने के लिए प्रणाली है। दूसरा सवाल में आइएगा, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो हम प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग हम भी करें और आने वाली हमारी पीढ़ी भी करे, उसके लिए भी हम छोड़ कर जाएं और हम इस तरह से उसका ख्याल रखें कि वो पीढ़ी भी आने में उसको भी कष्ट ना हो। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, यही सतत विकास कहलाता है। फिर है तीसरा है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी जो राष्ट्र की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग किया जाना। मान लिया जाए कि हमारे देश के प्राथमिक सेक्टर में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज है जिसका हम वो संसाधन तभी उपयोगी होगा जब हम अर्थ क्रिया के लिए, अपने देश के आर्थिक विकास के लिए उसका प्रयोग में लाएं। तो यही कहलाता है कि संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आपने इसे समझ गया होगा। आगे सवाल है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। यानी एक साल के जो उत्पादित सारी से वस्तु और सेवा होता है, जब हम उसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो उसका इनकम निकलता है वही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। आगे सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है? विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। फिर से इसको जरा आप समझ लेंगे। विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट। यानी मानव विकास रिपोर्ट जो जारी होता है किसी भी देश के शैक्षणिक, यानी शैक्षणिक का मतलब वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, डेवलप है, निम्न है, उच्च है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि वहां के लोग जो इनकम का स्रोत है वह अपने जीवन यापन को सही ढंग से संचालित करने के लिए वह इनकम कर पाते हैं या न कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों का वह एक साल में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है, उसी ही रिपोर्ट को मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। आगे सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? यह सवाल हमेशा पूछा करता है एग्जामिनेशन में, अधिक से अधिक बार पूछने का आप देखे होंगे तो देखने को मिला होगा, इसलिए इस सवाल पर विशेष ध्यान देकर जाएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों के पास होता है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी इस सवाल में कई सवाल छुपा हुआ है जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो वैसी व्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिश्रण होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा आपसे पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन होता है संचालक? तो निजी व्यक्ति होता है। साम्यवादी व्यवस्था में कौन संचालक होता है? तो सरकार होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों मिलकर किया जाता है। तो हमारा देश भारत जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से आपने, तो मैं आशा करता हूं सभी जो हमारे इस चैनल के सपोर्टर हैं वो उन्हें अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाएं और हमें आप मोटिवेट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सुधार की आवश्यकता जो है, कहाँ हम सुधार करें, कहाँ हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, ये सारी गलतियाँ को भी आप अवश्य लिखने का प्रयास करें और हम इसमें कैसा आपको प्रोवाइड करें, कैसा कंटेंट दें जो आपके लिए अच्छा से अच्छा साबित हो सके। तो इसी तरह से हम अपनी वीडियो को विराम दें।